ओम नमस्कार मित्रों, मैं संजीव सिंह परिहार संजीवनी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि हर पेपर में यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलेगा। इससे संबंधित बहुत से आपके स्टैटिक जीके के भी प्रश्न बनते हैं और ख़ास तौर पर अर्थव्यवस्था जो हम टॉपिक पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, तो उसमें बजट संबंधी अलग से एक टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बजट के बारे में आज सामान्य जानकारियां भी देखेंगे और जो 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश किया गया उसकी भी एक एक पॉइंट को कवर किया जाएगा। आगामी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि पूरे साल भर में एक वित्तीय वर्ष में सरकार जो जो भी काम करती है वो लगभग बजट के इर्द गिर्द ही होता है। जो भी योजनाएं या जो भी सरकार की आगामी लक्ष्य होते हैं। तो आप देख रहे हैं पीछे कि आज का टॉपिक हमारा केंद्रीय बजट है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक होगा, लेकिन इस एक वीडियो में आपको बजट के बारे में जितने भी सामान्य जानकारी है वो भी दी जाएगी और साथ में 2022-23 का जो बजट है उसकी सभी एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा इसमें। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप बजट के बारे में जान लीजिए, बजट होता क्या है। तो जो बजट होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा एक साल में जो भी पैसा आएगा और जो खर्चा होगा, मतलब आय और व्यय, इसका लेखा जोखा होता है। कहां से पैसा आएगा, उसको कहां कहां खर्च किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं सरकार का एक वित्तीय वर्ष का आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है संसद में बजट के दौरान। और जैसे हम लोग अपने घर में बजट पेश करते हैं, अपने घर में मतलब एक प्रकार से हम लोग हिसाब किताब रखते हैं कि कहां कहां से पैसा आना है, कहां कहां पे खर्च होना है। तो ऐसे ही सरकार अपने एक साल के लिए तैयारी करती है, वही बजट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं बजट में आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण भी होता है। तो ये सब बजट के बारे में होता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। हम सीधे आगे आगे जो मेन पॉइंट हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि जो बजट शब्द है वो कहाँ से आया, शुरुआत कब हुई, कहाँ से आया। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा में एक बोगेट या बोगेट बोलते हैं। तो ये जो शब्द है फ्रांस भाषा के बोगेट शब्द से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ जो है ये होता है चमड़े का थैला। इसको ध्यान रखना, चमड़े का थैला। और भारतीय संविधान में कहीं पर भी आपको बजट शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे आपको मिलेगा वार्षिक वित्तीय विवरण। यहां पर आपको लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो इस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में इसके बारे में बताया गया है। और अगर कभी आपसे भाग पूछ लें किस भाग में है, तो भाग कौन सा हो जाएगा अपना? भाग 5। आगे देखिए, संविधान की 7वीं सूची में, इसको ध्यान रखना, 7वीं सूची कौन सी? 7वीं सूची में आपको पता है कि संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। और राज्य सूची में वे विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सूची को होता है। और ऐसे विषय जो दोनों कर सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, तो ऐसे रखे जाते हैं समवर्ती सूची में। तो जो 7वीं अनुसूची में हमारी 3 सूचियां हैं, उसमें कौन सी में? समवर्ती में। क्योंकि केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करती है, राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करती है, इसलिए ये विषय जो है बजट वाला वो किस में रखा जाएगा? समवर्ती सूची में। इसके बाद देखिए आप आगे, अगर आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले, पूछा जाए कि वार्षिक बजट कौन पेश करता है, तो वार्षिक बजट पहले आपको बता दें तैयार किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, सचिव होते हैं, उन सब की देखरेख में तैयार इसको किया जाता है। और ये 14 डॉक्यूमेंट्स में बनता है। और इसके लिए एक प्रकार से रस्म होती है, अभी आगे हम बताएंगे, हलवा रस्म होती है। उस हलवा रस्म के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले इसमें देखिए आप, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसको धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। किस रूप में? धन विधेयक के रूप में। चलिए, आपको पता है धन विधेयक की चर्चा कहां पर है? तो संविधान के आर्टिकल 110 में। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो धन विधेयक के रूप में इसको संसद में पेश किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। इसके बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। और केंद्र सरकार का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब होता है? 1 अप्रैल से 31
मार्च तक। लेकिन पहले ये जो वित्त वर्ष होता है केंद्र सरकार का, पहले ये होता था कब? 1967 के पहले। इसको 1 मई से शुरू किया था। इसका टाइम होता था 1 मई से 30 अप्रैल। तो ध्यान रखना, पहले 1 मई से 30 अप्रैल होता था, लेकिन 1867 में 1867 से ये 1 महीने और पहले, मतलब 1 महीने लेट हो गया, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको मेनली ये याद रखना है, ये ज्यादातर पूछ रहेगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है अगर कभी पूछ लें तो। और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी ध्यान रखना है कि जो आरबीआई का वित्त वर्ष है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये होता है 1 जुलाई से 31 जून। तो ये आरबीआई का वित्त वर्ष है, जबकि आपका केंद्र सरकार का जो वित्त वर्ष है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए, और इसके बारे में आपको ध्यान रखना कि बजट वित्त वर्ष किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। कब पेश होता है? तो 1 फरवरी को। 1 फरवरी को ये पेश किया जाता है। पहले ये फरवरी के अंतिम दिन को पेश किया जाता था, अंतिम कार्यकारी दिन को। लेकिन 2017-18 का जो बजट पेश हुआ, तब से ये कब होने लगा? 1 फरवरी को। तो ध्यान रखना कि कब से पेश हो रहा है? 1 फरवरी को 2017-18 से। जबकि इसके पहले जो बजट होता था पेश, वो इसके पहले कब होता था? तो ध्यान रखना, फरवरी को आप 29 फरवरी कह दें, या फिर 29 फरवरी का अगर महीना ना हो तो फिर कभी कभी जो बिना लीप वर्ष होता है तो उसमें 28 का होता है, तो 28। सीधी बात है, फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिवस को। ठीक है, चलिए, तो ये पहले होता था। और बजट का अगर समय पूछा जाए आपसे कि किस टाइम बजट पेश होता है, तो ये सुबह 11 बजे होता है। कब होता है? सुबह 11 बजे। पहले ये शाम को हुआ करता था, 2000 के पहले, सन 2000 और 2001 का जो बजट पेश हुआ, उसके पहले ये शाम 5 बजे होता था। लेकिन 2001 का जो बजट है, सन 2000 और 2001 का, तब से ये सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। और इसको जो परंपरा बदलने का काम है वो किसने किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे उस समय पे यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा ने इसको पहली बार 11 बजे पेश किया, सुबह 11 बजे। और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट कि ये मैंने आपको बता दिया है कि 2017 के पहले अंतिम कार्यकारी दिन को होता था, फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन को। इसके बाद देखिए, पहले बजट सिर्फ अंग्रेजी भाषा में छपता था, लेकिन 1955-56 से ये हिंदी में भी छपने लगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो हमें नहीं आता पेपर में, तो इसको भी ध्यान रखना। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप सोचिए, शायद आप सोचेंगे कि ये प्रश्न भी क्या बन सकता है, और ये पूछा भी गया है कि बजट को जो बनने की प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत किस रस्म से होती है? तो हलवा रस्म से। सभी कर्मचारी, सभी जो बनाने में जिनका योगदान होता है, तो वो सब लोग बैठकर पहले हलवा खाते हैं, और फिर एक प्रकार से कहते हैं ना कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो बजट बनने के पहले भी कुछ मीठा होता है यहाँ पर, जिससे कि सब अच्छे से काम हो। चलिए, इसके बाद भारत में पहला बजट, हाँ ये पॉइंट आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ है पेपरों में कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो 7 अप्रैल 1860 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और किसके द्वारा पेश हुआ? तो ये हुआ जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन। और इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय बजट पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को। और इन्होंने, क्योंकि ये अंग्रेजों के एक प्रकार से जो लॉर्ड कैनिंग थे, तो उनके समय में ये वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो इनके द्वारा 7 अप्रैल 1860 को पहली बार भारत का बजट पेश किया गया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। ठीक है, चलिए, आजादी से पहले, आजादी के पहले चूंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एक ही थे, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो उस अंतरिम बजट को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखना, अंतरिम सरकार का बजट पेश करने वाले लियाकत अली हैं। और इन्होंने सबसे पहले 1946 में पहला भारत का बजट पेश किया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला बजट, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है वो पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। और किसने? तन्मुखम सेट्टी, ये उस समय वित्त मंत्री थे, तत्कालीन वित्त मंत्री। तो फिर इन्होंने पेश किया। आपको लगेगा कि ये इसमें क्या अंतर है इन दोनों में? तो देखो, 1946 में पाकिस्तान के कुछ लीडर्स वो भी भारत के सरकार के हिस्सा थे। तो उस समय जो लियाकत अली हैं, लियाकत अली, तो लियाकत अली
बाद में पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन पहले वो अंतरिम सरकार में शामिल थे और वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, तो इन्होंने पहले इसको बजट को पेश किया था। फिर लेकिन जब भारत आजाद हो गया और दोनों देश अलग हो गए तो अलग अलग सरकारें बनी, तो उसके बाद आप ध्यान रखना कि जब स्वतंत्र हो गया भारत तो फिर बजट जब पेश हुआ तो सबसे पहले 26 नवंबर 1947 को बजट पेश हुआ, और उस समय के वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी। आपसे अलग से ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो षणमुखम शेट्टी। ठीक है, और वित्त मंत्री द्वारा ही बजट पेश होता है, तो इन्होंने ही पहला स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया। जबकि अगर आपसे पूछा जाए पहला गणतंत्र बजट, गणतंत्र मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद पहली बार बजट कब पेश हुआ? 28 फरवरी 1950 को। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जो बजट पेश होता था वो कब होता था? फरवरी के अंतिम दिन को। तो देखो 28 फरवरी 1950 को, आपको इसको रटना भी नहीं पड़ेगा, उससे ध्यान रखना। और उस समय चूंकि जो वित्त मंत्री थे वो बदल चुके थे, जॉन मथाई थे, तो जॉन मथाई ने पेश किया था भारत के गणतंत्र बनने के बाद। तो ध्यान रखना आप कि 28 फरवरी 1950 को। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न ध्यान रखना। आजाद भारत का आजादी के पहले अंतरिम सरकार का बजट तो लियाकत अली ने 46 में, फिर जब आजाद हो गए 1947 में तो स्वतंत्र भारत का या कहें आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 षणमुखम शेट्टी, और ये तीसरा है भारत सरकार का पहला गणतंत्र बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां से और भी कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जाए अगर कि देश में हमेशा वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं, लेकिन 3 बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ, तो देखो आपको बता दें कि वित्त मंत्री सामान्यतः बजट पेश करते हैं, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्रालय उस समय खाली था और वित्त मंत्री जो है वो एडिशनल चार्ज प्रधानमंत्री का था। जो भी मंत्रालय खाली होता है तो सामान्यतः उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ले लेते हैं या कोई मंत्रालय को और दे दी जाती है। तो 3 बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्रालय खाली होने के कारण अस्थायी रूप से 3 लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए इसको संभाला। तो 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए भारत में जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट भी पेश किया, जिसमें से पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और तीसरा नाम राजीव गांधी। अब इसमें आपको देखो ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने पहला बजट पेश किया प्रधानमंत्री रहते हुए, और दूसरी बार इन्हीं की पुत्री इंदिरा गांधी, तीसरी बार इन्हीं के पुत्र राजीव गांधी। तो इन 3 लोगों ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया। और थोड़ी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, आप यहाँ पे पढ़ लेना, समय कम है, कि 24 जनवरी 1956 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो ये कुछ एडिशनल जानकारी है। इसके बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के तौर पर 1970 में आम बजट पेश किया था। ठीक है, और इन्होंने अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर लिया था इस मंत्रालय का। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है विशेष रूप से कि आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो आंसर होगा इंदिरा गांधी, क्योंकि भले ही ये उस समय प्रधानमंत्री थी लेकिन ये एडिशनल चार्ज इनके पास वित्त मंत्रालय का भी था। तो अगर वित्त मंत्री पूछे जाए कि पहली महिला वित्त मंत्री कौन है तो इंदिरा गांधी हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री, तो ये कौन हो जाएंगी? ये हो जाएंगी निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में है। तो आप ध्यान रखना ये पूर्णकालिक है, इस शब्द को ध्यान रखना, पूर्णकालिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यहां से बहुत बार रिपीट हुआ है कि सबसे ज्यादा भारत में बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? तो ये मोरारजी देसाई है। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार बजट पेश किया, तो इसके वजह से ये सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले बन गए हैं। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेता हैं, क्या नाम है उनका? पी चिदम्बरम। ठीक है, आगे होगा नाम और नहीं होगा तो आप ध्यान रखना। पी चिदम्बरम, हाँ ये है। दूसरे नंबर पर पी चिदम्बरम का नंबर आता है। इन्होंने 9 बार बजट पेश किया। इसके अलावा
जो एक चीज ध्यान रखना कि जो मुरारी देसाई है इनका जन्मदिन 29 फरवरी को होता है, और चूंकि पहले अंतिम दिवस को, फरवरी के अंतिम दिवस को ही बजट पेश होता था, तो देखो संयोग की बात कि 4 साल में एक बार तो इनका जन्मदिन मनाया जाता है, और उसमें भी इनको बजट पर पेश करने का मौका मिल गया। तो ये 2 बार अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले भी वित्त मंत्री हैं, तो एक अनोखा रिकॉर्ड है एक प्रकार से इनके नाम। अगला प्रश्न है कि रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? पहले रेल बजट और सामान्य बजट साथ में पेश होता था, लेकिन 1924 में एक समिति बनाई गई, विलियम एकवर्थ समिति। तो एकवर्थ समिति की अनुशंसा पर बजट को अलग कर दिया गया, रेल बजट अलग और सामान्य बजट अलग। अब यहां पर आपको याद रखने की देखो अच्छी सी ट्रिक बता दूं, ट्रेन में जब हम जाते हैं तो रिजर्वेशन करवाते हैं, और उसमें हमें बर्थ दी जाती है कि लोअर बर्थ, अपर बर्थ या मिडल बर्थ। तो जहां तक बर्थ शब्द है तो उससे आपको ट्रेन का याद आएगा कि ट्रेन में सीट जो होती हैं स्लीपर वाली उसको हम बर्थ बोलते हैं। तो उस तरीके से याद रखना, विलियम एकवर्थ समिति, ठीक है। तो रेल बजट को अलग करने के लिए 1924 में पहली बार। और दूसरा 2017 में, जो 2017 का बजट था, तो उसमें क्या हुआ कि वापस जो रेल बजट अलग अलग पेश होता था, वित्त सामान्य बजट और रेल बजट, उन दोनों को मर्ज करके एक साथ कर दिया। और इसके लिए जो समिति थी उसका नाम था विवेक देवराय समिति। तो विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर फिर से दोबारा बजट को मर्ज कर दिया गया, रेल बजट को सामान्य बजट में मर्ज कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं बजट से संबंधित, तो इनको देख लीजिए। शून्य आधारित बजट क्या होता है? पूछा जाएगा अगर आपसे कि शून्य आधारित बजट क्या है, तो जब बजट को नए सिरे से पेश किया जाता है तो शून्य आधारित बजट, अथवा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य अस्त बजट। तो ध्यान रखना, सूर्य अस्त बजट या शून्य आधारित बजट कब कहलाता है? जब हम बजट को बिल्कुल नए सिरे, मतलब जो पुरानी योजना है, पुरानी चीजें हैं, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करके बिल्कुल नए सिरे से बजट को पेश करें। तो वो या तो उसको हम कहेंगे शून्य आधारित बजट, या उसी को हम कहेंगे सूर्य अस्त बजट, ठीक है। चलिए, और प्रथम बार भारत में राजीव गांधी के द्वारा ये पेश किया गया था शून्य अस्त बजट, शून्य आधारित बजट, या हम लोग कहते हैं सूर्य अस्त बजट, 1987-88 को। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर राज्य में पूछा जाए कि पहला राज्य कौन था जिसने शून्य आधारित बजट पेश किया है, तो ये कौन था? असम। अगला एक और जो इंपोर्टेंट शब्दावली जो है, एक शब्द है आउटकम बजट। ये क्या होता है? तो आउटकम बजट के बारे में देखो, जिस बजट में वित्त मंत्री की जिस बजट में वित्तीय वर्ष की हर तिमाही पर समीक्षा की जाती है। मतलब कि जैसे सामान्यतः क्या होता है, 1 साल के लिए बजट पेश हो जाता है, लेकिन जो आउटकम बजट है उसमें हर 3 महीने के बाद रिव्यू किया जाता है कि जो हमारा उद्देश्य था या जो हम जैसा करना चाहते थे वो सब चल रहा है कि कोई सुधार की जरूरत है। तो हर 3 महीने पे इसमें समीक्षा की जाती है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका आउटकम बजट। और पहली बार आउटकम बजट 2005 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा, किसके द्वारा? पी चिदम्बरम, कांग्रेस सरकार में ये मंत्री रहे हैं वित्त मंत्री, तो पहली बार इनके द्वारा ही पेश किया गया कौन? आउटकम बजट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है जेंडर बजट। तो कुछ नहीं, ये बहुत कॉमन सा, बहुत सरल सा प्रश्न है। जेंडर माने होता है लिंग, मतलब कोई स्त्री या महिला या पुरुष, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर के आधार पर। तो बजट में प्रतिवर्ष अगर महिलाओं के विकास के लिए अलग से कुछ धनराशि निर्धारित की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? जेंडर बजट। ये बहुत ज्यादा पूछने का चांस नहीं है, बट आपको शब्दावली पता होनी चाहिए। कई बार शब्दावली पता नहीं होती तो हम लोगों को आंसर लगाने में दिक्कत होती है। बजटीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बजटीय घाटा, इसको हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो जो बजटीय घाटा है वो क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कि कोई भी चीज हम लोग अपना कोई बजट बनाना है, तो हम लोगों ने एक आकलन कर लिया कि हमारे पास 100 रुपए की इनकम होगी। अगर हमने अपने 1 महीने का, मान लो कि 1 वित्त वर्ष का अपना कुछ निर्धारित किया कि हमें 100 रुपए आने वाले हैं, और आपने खर्चा लगा लिया कितने का? 110 का। तो आपको ये 10% का जो घाटा हुआ, मतलब ये आप माइनस में रहेंगे, 10% कहीं ना कहीं से आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये 10% एक्स्ट्रा आपने खर्चा जो तैयार कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको ये इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, कहीं से लेना पड़ेगा।
तो ये 10% हो जाएगा आपका क्या, बजटीय घाटा। तो इसको हम लोग कहते हैं बजटीय घाटा, या इंग्लिश में कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। तो जब बजट के आंकड़ों में कुल आय, यहां पर आय होना चाहिए, ये गलत लग गया है, कुल आय, कुल आय और कुल व्यय, तो ये थोड़ी लाइन मिस्टेक हुई है प्रिंटिंग में, आप ऐसे समझ लें कि जब बजट के आंकड़ों में कुल आय और कुल व्यय, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, जैसे हमने यहां पे समझाया, मान लो ये आय है, ये आय है और ये व्यय है, तो अगर ये व्यय ज्यादा हो गया तो हमें क्या होगा, घाटा होगा, मतलब ये 10% का बजटीय घाटा हो गया। तो जब हमारा आय जो है वो कम होती है, व्यय ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में घाटा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बजटीय घाटा। ठीक है। और जब आय और व्यय अगर बराबर हो, मतलब जितना हमें आय है उतने ही हमने खर्च का ब्यौरा तैयार किया है, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, संतुलित बजट। जितनी आमदनी उतना ही खर्चा। ठीक है। तो ये संतुलित, बैलेंस है ना, बराबर बराबर, इसलिए ये संतुलित बजट है। आगे देखिए अंतरिम बजट क्या होता है। तो जैसे कोई चुनावी वर्ष है, मान लो अभी पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 में, तो अब चुनाव तो हुए थे लगभग जून जुलाई के आसपास, मई जून के पास, लेकिन बजट पेश हुआ था फरवरी को। तो अब आप ये बताओ कि फरवरी को जो सरकार होगी, क्या वो पूरे एक वर्ष के लिए बजट पेश कर देगी? क्या पता आगे उसकी सरकार आना है कि नहीं उस पार्टी की। तो मान लो अगर वो सरकार नहीं आई, तो क्या अगली जो पार्टी है वो पुरानी पार्टी के बजट पेश जो किया है उसके हिसाब से अपनी योजनाएं बनाएगी, उसके हिसाब से खर्चा करेगी, या उसके हिसाब से नीतियां बनाएगी? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए जो चुनावी वर्ष होता है उसमें एक बार बजट पेश हो जाता है, कब तक के लिए, जब तक कि दूसरी सरकार ना चुन ली जाए। भले ही वही सरकार दोबारा चुन ली जाए, लेकिन फिर भी एक औपचारिक रूप से हमें तब तक के लिए बजट पेश करना होता है जब तक कि चुनाव होना है, क्योंकि आगे पता नहीं किसकी सरकार बननी है। तो बस यही होता है अंतरिम बजट, कि जब हम चुनावी वर्ष में चुनाव तक के लिए, ठीक है, तो चुनावी वर्ष में 2 बजट पेश किए जाते हैं, अंतरिम बजट और दूसरा पूर्ण बजट होता है। तो नई सरकार के आने तक जो सरकारी खर्चों का इंतजाम करने के लिए बजट पेश किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतरिम बजट। ठीक है। चलिए, और अंतरिम बजट को 2 नाम और देते हैं, लेखानुदान बजट। अंतरिम बजट को ही क्या कहते हैं, लेखानुदान बजट, और इसी को ही हम कहते हैं वोट एंड अकाउंट। और तीसरा इसी का नाम है मिनी बजट। तो 3 नाम है, अंतरिम बजट, लेखानुदान बजट, वोट एंड अकाउंट और मिनी बजट। तो अभी पिछली बार कब पेश हुआ था, अभी तक 15 बार हो चुका है ये, और पिछली बार जो अंतिम हुआ था 2019 में। इसको याद करना नहीं है, आपको पता है 2019 में ही लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछली बार। तो पिछली बार जो अंतरिम बजट पेश किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, तो वो 2019 में ही पेश किया गया था। और उस समय चूंकि जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से फिर अस्थायी तौर पर मृत्यु हो गई थी, या शायद वो बीमार थे, मतलब मृत्यु के कुछ समय पहले। तो उस समय पे जो वित्त मंत्रालय का जो कार्य है वो कौन संभाल रहे थे, पीयूष गोयल। तो इन्होंने ही जो अंतिम बार जो आपका अंतरिम बजट है उसको पेश किया था। अब यहां तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो हमारा स्टैटिक का पोर्शन है, मतलब ये हर परीक्षा में हर बार आएगा। लेकिन करंट अफेयर की दृष्टि से जो 2022-23 वित्त वर्ष रहेगा उसमें सरकार के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं, कैसा क्या साल भर आय व्यय रहने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बजट 2022-23 में। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2022-23 का बजट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य जानकारी में दे दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो बजट पेश होता है वो किसके द्वारा पेश होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा। जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में, निर्मला सीतारमण। और इन्होंने चौथी बार ये बजट पेश किया है। और आप एक 2-3 चीजें ध्यान रखना कि जो निर्मला सीतारमण है ये प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री। ठीक है, इसमें आप ध्यान रखना कि प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। ठीक है, महिला वित्त मंत्री। तो ये कौन है, आपकी निर्मला
सीतारमण। क्योंकि अगर पूर्णकालिक शब्द न लगा हो तो फिर इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। और ये भारत की प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी है। ये चूंकि इसके पहले रक्षा मंत्रालय भी संभाल चुकी है, तो अगर प्रथम पूर्णकालिक वित्त मंत्री पूछे तो निर्मला सीतारमण, प्रथम पूर्णकालिक रक्षा मंत्री पूछे तो भी निर्मला सीतारमण। लेकिन अगर पूर्णकालिक शब्द हट जाए तो इंदिरा गांधी, और पूर्णकालिक रक्षा मंत्री भी ना पूछे, केवल रक्षा मंत्री पूछे तो वो भी इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने एक बार रक्षा मंत्रालय भी संभाला है, लेकिन वो पूर्णकालिक रक्षा मंत्री वो भी नहीं थी, तो ध्यान रखना। चलिए, अब इसके बाद आगे देखें। अब आप यहां पर अगर आपसे पूछ रहा है कि वित्त राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री आपको पता है कैबिनेट मंत्रियों से छोटी मंत्री होते हैं, उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 74 है, तो 74 में जो मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, मंत्री परिषद, तो उस मंत्री परिषद में आपको 3 प्रकार के मंत्री बताए गए हैं, 3 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। पहला जो है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, जो कि बड़े मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये सब बड़े मंत्रालय संभालते हैं कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़े मंत्री होते हैं इसको ये। ठीक है, और इसके बाद होते हैं आपके राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो ये दूसरे नंबर के दर्जा होता है इनका। और तीसरे मंत्री होते हैं केवल राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री, तो ये जो राज्य मंत्री है ये सबसे छोटे मंत्री होते हैं और ये हेल्प करते हैं कैबिनेट मंत्री की। तो यहां पर जो आपको यहां पे बताया गया है वित्त राज्य मंत्री, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भगवत किशन राव कराड़ा, तो ये वित्त राज्य मंत्री हैं। अगला जो प्रश्न यहां से बन सकता है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, इसलिए करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। ठीक है, और आपको बता दें कि बजट के एक दिन पहले, जैसे 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो उसके एक दिन पहले 30 जनवरी को, और अगर 30 जनवरी को मान लो कामकाजी दिन नहीं है तो 29 जनवरी को, ठीक है, या 31 जनवरी को, सॉरी 31, अगर जनवरी 31 की होती है तो 31 जनवरी को, तो जो भी पिछला दिन होता है बजट के एक दिन पहले का, तो उस दिन होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, तो जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसको किसके द्वारा पेश किया जाता है, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा ही। ठीक है, अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ध्यान रखना। तो अभी हाल ही में ये कौन बने हैं, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। और अगर वित्त सचिव पूछा जाए आपसे, तो वित्त सचिव कौन है, टीवी सोमनाथ। ठीक है, तो ये 4 ध्यान रखना, वित्त मंत्रालय से संबंधित ये पद हैं, तो इसको ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए। हाँ, अब इस बार बजट में क्या कैसा रहा इसकी बात कर लेते हैं। तो कुल बजट राशि कितनी रही, लगभग 39.44 लाख करोड़, मतलब 39.44 लाख करोड़ का इस बार बजट पेश हुआ। और पिछली बार इससे ज्यादा बजट कभी पेश नहीं हुआ, सबसे ज्यादा है अब तक का ये बजट। और वैसे ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बार बजट पिछली बार की तुलना में ज्यादा ही होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि देश पिछली बार की तुलना में और कम बजट पेश हो, सामान्यतः ज्यादा ही होता है। तो ये इस बार पेश हुआ, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 39.44 लाख करोड़। और जो अभी हमने आपको बताया था राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, तो ये जो पिछला वित्त वर्ष था हमारा 2021-22 का, तो उसके लिए कितना रहा, तो 6.9। जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण होता है एक दिन पहले बजट के, तो उसमें ये बताया जाता है कि पिछली बार जो हमने बजट पेश किया था, तो जो हमने लक्ष्य तय किए थे वो कितने पूरे हो पाए हैं, क्या कैसा रहा, वर्तमान में क्या स्थिति है, तो ये सब बताया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो उसी के दौरान ये बताया गया कि चालू वित्त वर्ष जो 21-22 है, पिछला जो निकल चुका है, तो उसमें हमारा जो बजटीय घाटा रहा वो कितना रहा, 6.9। ये थोड़ी ज्यादा है बजटीय घाटा, क्योंकि कोरोना की वजह से जो आय थी, आमदनी थी, वो कम हो चुकी थी, सारे काम धंधे बंद थे। वैसे सरकार ने टारगेट तो रखा था 6.8% का, कि 6.8% का अनुमान लगाया था, लेकिन चूंकि कोरोना उस समय रहा तो थोड़ा ये ज्यादा रहा, 6.9 रहा। ठीक है, ये याद करना है आपको, ये रहा। और अगला जो वित्त वर्ष रहेगा 2022-23 का,
तो इसमें कितना अनुमानित किया गया है, तो 6.4% रहने का अनुमान है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट प्रश्न आता है यहाँ से। और इस बार जो राज्यों के लिए अधिकतम राजकोषीय घाटा रखने की जो लिमिट तय की है सरकार ने, वो है 4%। मतलब सरकारें जो राज्य सरकारें अपना बजट पेश करेंगी तो अधिक से अधिक वो 4% ही अपना बजटीय घाटा रखें, इससे ज्यादा ना रखें। नहीं तो पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने अलग बजटीय घाटा बढ़ा दिया है और राज्य सरकार ने अलग बढ़ा दिया है, तो बहुत ज्यादा घाटा का जो बजट है वो भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो घाटे का बजट वैसे हर सरकार पेश करती है, और घाटे का बजट अच्छा भी होता है। थोड़ा बहुत जो लगभग अगर 2 से 6% के बीच में घाटे का बजट होता है, 2 से लगभग 5% के बीच में, तो वो नॉर्मल होता है, अच्छा होता है अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन अगर हम घाटे का बजट ज़्यादा बढ़ा दें तो वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। ठीक है, क्योंकि उससे फिर दिक्कत होती है कि उतना हो पाएगा कि नहीं, ज़्यादा माइनस में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि राज्य सरकारों को 4% का अनुमान किया गया है। 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो जीडीपी है भारत की, जीडीपी वृद्धि दर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, तो जीडीपी जो है वो 2021-22 में कितनी रही, तो ये रही 9.27%। ठीक है, 9.27% रही, जो कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक रही। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और अगले वर्ष के लिए जो अनुमानित की गई है वो कितनी है, 8 से लेके 8.5 के लगभग, माने 8 से 8.5 के बीच में रहने का अनुमान है जीडीपी जो वृद्धि दर है। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। आगे देखते हैं। अब यहां पर जो बताया गया है कि सरकार का आय और व्यय जो है वो कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च होगा, तो इस आय व्यय का लेखा जोखा है इसमें किया गया है। तो आप यहां पे ध्यान दें, यहां क्या लिखा है, वेयर डज द मनी कम फ्रॉम, मतलब पैसा कहां से आएगा सरकार के पास, कितना कहां से आएगा। तो इसके बारे में बताया गया है जो बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज, माने उधार जो सरकार लेती है पैसा, बहुत सी, जैसे विश्व बैंक है, एशियन विकास बैंक है, और जैसे अपनी ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलती है इसको, तो इन सब से पैसे लेती है, कुछ बॉन्ड इशू करती है सरकारें, तो इन सब से जो पैसा आएगा वो कितना होगा, 35%। या आप लोग ये मान लें कि मान लो कि 1 रुपया अगर आना है तो इस 1 रुपये में से 35 पैसा कहां से आएगा, बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज से, तो ये 35% इससे आएगा सबसे अधिक। ठीक है, ध्यान रखना सबसे अधिक इससे आएगा। और दूसरा सबसे ज्यादा जो आय का स्रोत है वो कौन सा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, तो इसको भी ध्यान रखना। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आय होगी जीएसटी से। और तीसरे नंबर पर सम्मिलित रूप से 2 चीजें हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब निगम कर, और इनकम टैक्स आयकर। ठीक है, तो निगम कर और आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, तो ये तीसरे नंबर पे है। बाकी ये और भी स्रोत हैं, तो वो सब आपको इतना याद नहीं रखना है। ठीक है, आप शुरू के 3 ध्यान रखना, पहले नंबर पे उधार और देताएं, दूसरे नंबर पे जीएसटी, और तीसरे नंबर पे संयुक्त रूप से कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम कर, मतलब इनकम टैक्स, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स माने निगम कर, हिंदी में अगर आपको आए तो ये निगम कर और ये आयकर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पर इस तरफ जो ग्राफ बनाया हुआ है हमने, वो उसमें बताया गया है कि पैसा खर्च कहाँ होगा, लिखा है ना, स्पेंडिंग प्रायोरिटीज, मतलब जो हमारी प्राथमिकताएं होंगी वो कहां पर होंगी खर्च करने के लिए, तो किन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो खर्च है वो किस क्षेत्र, किस में किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा जो खर्च किया जाएगा वो किया जाएगा आपका स्कीम्स, सॉरी यहां पर वो नहीं बताया गया है क्या मैप में, हाँ, तो जो आपकी स्कीम्स होंगी, मुझे लगता है शायद ये, अच्छा हाँ है तो यहाँ पे, तो स्कीम्स जो है आपकी सरकारी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की, उसमें सबसे ज्यादा 22% खर्च होगा। उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट, जब हम पैसा उधार लेंगे तो हमें उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा उसका, और जो उसका जो हमारी किस्त हो उसकी होगी वो भी चुकानी पड़ेगी। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा व्यय कहाँ पे होगा, इंटरेस्ट पेमेंट में। इसके बाद फिर जो 16% जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा, राज्यों को, राज्यों की भी हिस्सेदारी होती है, राज्यों को देना होता है केंद्र सरकार को पैसा। तो तीसरे नंबर पे आपका जो राज्यों को देने वाला अनुदान है उसको, उसके में जाएगा। तो ये 3 चीजें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका आय और व्यय का
इसमें ग्राफ के माध्यम से मैंने बताया। अगला देखें आप, यहां पर आपको बताया गया है, मुझे लगता है कि एक पेज यहां पर, अच्छा हाँ चलिए ठीक है। सरकार ने इस बार के बजट के दौरान जो आय है उसके लिए कुछ जो सरकारी कंपनियां हैं सरकारी स्वामित्व की, उसको या तो बेचने का या फिर उनसे कुछ पैसे लेने का, मतलब अर्ध सरकारी पार्टनरशिप करके पैसे को जनरेट करने का लक्ष्य बनाया है। तो आप इसमें देखेंगे कि सरकार का लक्ष्य है कि 65,000 करोड़ रुपया विनिवेश का लक्ष्य है। विनिवेश मतलब, देखो निवेश मतलब होता है कि हम किसी चीज में पैसा लगाते हैं, और विनिवेश का मतलब होता है हम किसी चीज से पैसा निकालते हैं। ठीक है, तो विनिवेश माने सरकारी जो कंपनियां हैं इनमें जो सरकार का पैसा लगा था तो उसको सरकार निकालेगी पैसे को। तो ये जो कुछ 6-7 कंपनियां हैं प्रमुख, इनसे पैसा निकालेगी। तो आप इसको एक मोटे तौर पे इसको देख लेना, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और एक जो पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड जो है इसको आपको पेट्रोल समझ में आ रहा होगा, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और जो इस्पात निगम है ये इस्पात संबंधी चीजों को देखने वाली कंपनी है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पवन हंस जो है ये हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी है सरकार की एक, और भारत में सबसे पहली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी कौन सी थी, यही है पवन हंस। तो इससे भी पैसा निकाला जाएगा। और इसके अलावा जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इससे भी पैसा निकाला जाएगा। और जहां तक इसकी बात है LIC की, तो आप ध्यान रखना ये बहुत चर्चा में रहेगा। अब इसका IPO भी आने वाला है। मतलब सरकार इसको पूरी तरह बेचना नहीं चाह रही है LIC को, लेकिन जो सरकार की जो 100% इस पर अधिकार था उसको कुछ सरकार बेच देगी, जिससे कि कुछ पैसा आ जाए और एक प्रकार से इसको IPO निकाला जाएगा। IPO मतलब कोई भी अगर कंपनी होती है उसको बाजार से पैसा लेना है, जनता से या कोई भी मतलब जो भी शेयर धारक है उनसे पैसा लेना है, तो कंपनी क्या करती है कि सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी में अपनी कंपनी को लिस्टेड करवा देती है, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा करवा देती है, और फिर सेबी उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को बेच देता है जितना वो चाहे, और उसके निकाले जाते हैं IPO। IPO क्या होता है, तो सरकार अपने जो कंपनी में हिस्सेदारी है उसको बेचकर और उस हिस्सेदारी का शेयर मार्केट में शेयर के रूप में इसको निकाल देती है, और वो शेयर आम जनता द्वारा, कंपनियों द्वारा, या जो भी खरीदना चाहता है उसके द्वारा खरीदा जाता है। तो आप ध्यान रखना कि IPO, पहले तो इसकी आप फुल फॉर्म लिख लो। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग। तो चूंकि ये IPO शब्द अभी बहुत चर्चा में रहा पिछले सालों से, बहुत सी कंपनियों के IPO आए। अभी पिछले दिनों पेटीएम का IPO आया था। पेटीएम कंपनी आपने सुना होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सेवा प्रदाता कंपनी है, तो वो की सबसे बड़ा IPO था अभी तक का। लेकिन जब IPO LIC का आएगा तो वो LIC का IPO अब तक का सबसे बड़ा IPO आएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये IPO तब से भी निकालती है जब कोई कंपनी अपना जो शेयर है वो जनता में देना चाहती है और मार्केट से पैसे लेना चाहती है। तो आप ध्यान रखना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, तो LIC का आएगा। तो LIC चर्चा में रहेगा, इसलिए LIC के बारे में आप सामान्य बातें जान लें। जो LIC है, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो जीवन बीमा निगम। अब LIC की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में चीफ कौन है, तो वर्तमान में इसके चीफ कौन है, MR कुमार, MR कुमार, तो LIC के अध्यक्ष हैं ये। तो इसको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि LIC की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन, तो इसकी टैगलाइन जो है ये है आपकी, ये आपको कई बार पेपर में आप सुनते रहते हैं,
आप न्यूज में सुनते रहते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन वो LIC का टैगलाइन नहीं है, ये तो LIC की पंच लाइन है। LIC की टैगलाइन अलग होती है। अगर आपसे पूछे टैगलाइन क्या है, तो ये संस्कृत में है योगाक्षेमम योगाक्षेमम वहाम्यहम, योगाक्षेमम वहाम्यहम। तो ये LIC की टैगलाइन है। और अगर आपको पंच लाइन पूछी है, पंच लाइन, तो पंच लाइन इसकी वही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये आपने सुना होगा। चलिए, तो इसके बारे में आप सामान्य चीजें ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहने वाला है, तो पूछ सकता है। अगला जो है वो है आपका नीलांचल इस्पात लिमिटेड। तो इससे भी सरकार पैसे निकालने का प्लान बना रही है। आगे देखते हैं। कुछ मंत्रालयों को जो सरकार ने धन आवंटित किया है, तो वहां से पूछा सकता है, पेपर में कई बार यहां से आता है। तो आपको बस मेन ध्यान रखना है। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार है वो, अच्छा, वित्त मंत्रालय का ध्यान रखना है, वित्त मंत्रालय सबको देता ही है। मेन आपको ध्यान रखना है रक्षा मंत्रालय, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रक्षा मंत्रालय को इस बार कितना धन आवंटित किया गया। तो रक्षा मंत्रालय को 5.25 लाख करोड़, लगभग 5.25 लाख करोड़, तो इतना ज्यादा बजट इस बार जो है रक्षा मंत्रालय के लिए पेश किया गया। इसको हम अगर पूछें कि कुल बजट का कितने परसेंट है, तो कुल बजट का 8% ये जो है ये होता है। तो रक्षा बजट जो है कुल बजट का 8% है, जिसकी अगर राशि पूछें तो 5.25 लाख करोड़। इसके बाद जो कस्टमर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये आधा इंग्लिश आधा हिंदी में लिख दिया। अगर हम कहें उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ठीक है, तो ये जो आपका मंत्रालय है इसको 2.17 लाख करोड़ रुपया मिले हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना कि दूसरी सबसे ज्यादा राशि किस मंत्रालय को दी गई है, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को, ठीक है। और गृह मंत्रालय का ध्यान रखना 1.85 लाख करोड़, रेलवे को 1.40 लाख करोड़, शिक्षा मंत्रालय 1.04 लाख करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.32 लाख करोड़, और जल शक्ति मंत्रालय तो 86.19 हजार करोड़। तो ये जो इंपोर्टेंट मंत्रालय हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं, तो आपको ध्यान रखना। और रक्षा मंत्रालय का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। कुल बजट का 8% जो कि 5.25 लाख करोड़ है, तो इसमें ये पेश किया गया। अगला देखें अब आप। इस बार का जो बजट है ये सरकार ने पेश करते हुए बताया है कि चूंकि अभी जो 2022 है, इस समय तक आज़ादी के भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग इस वर्ष को मना रहे हैं। लेकिन आगे जो 75 से लेकर 50 तक का, 75 से लेकर कर और 100 तक का, सॉरी, तो 75 से 100 वर्ष तक के बीच का जो 25 वर्ष का समय है, इस 25 वर्ष को सरकार ने किस रूप में मनाने का घोषणा किया है, तो ये आजादी का अमृत काल। कौन सा? आजादी का अमृत काल। तो इस आजादी के अमृत काल में प्रवेश करते हुए सरकार का जो फोकस रहेगा आगामी 25 वर्षों के ध्यान में रखते हुए, भारत के जब 2047 में भारत के आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, तो तब तक भारत को कैसा देखना चाहते हैं उसको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई हैं। इस बार का बजट में भी उस पर फोकस किया गया है। तो ध्यान रखना आप कि इसमें इस बार बजट को जो आजादी का अमृत काल है, आगामी 25 वर्ष, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। और यहाँ पर इसके 4 स्तंभ बनाए गए हैं। तो इसके जो 4 स्तंभ हैं, पिलर्स, या हम लोग कहें कि 4 प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो ये 4 क्षेत्र हैं। पीएम गति शक्ति योजना। गति शक्ति का मतलब होता है कि ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, ये बजट से बहुत पहले ही लॉन्च किया चुकी थी। हमारी जितनी भी आधारभूत संरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बेसिक सुविधाएं, बेसिक चीजें, जैसे सड़क, अस्पताल और कारखाने, ये सब बेसिक चीजें होती हैं, इनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और कोई पाइपलाइन डली है, तो इस योजना के तहत हम लोग
देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करेंगे। ध्यान रखना आप, पीएम गति शक्ति योजना क्या के लिए है? देश में आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए, या फिर हम कहें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। और यहाँ पर ध्यान देना आप एक बात कि सबसे मेन उद्देश्य इसका ये है कि हर विभाग अलग अलग अपना काम करता है। सड़क वाले ने सड़क डाल दी, पता चला बाद में पाइपलाइन बिछनी है तो फिर सड़क को तोड़कर फिर पाइपलाइन बिछाई गई। तो ये सब जो विसंगतियां हैं इनको दूर कर कर एक इंटीग्रेटेड वे में सब लोग साथ में एक कोऑर्डिनेशन से जो काम होगा, तो उस योजना का नाम है आपका पीएम गति शक्ति योजना। ठीक है, ये मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा जो है वो आपका होगा समेकित विकास, समावेशी विकास या समेकित विकास। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो कि हमारा सस्टेनेबल हो, भविष्य के लिए हो। ऐसा नहीं कि हमने अभी विकास कर लिया और भविष्य में वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाए। तो ऐसा विकास आपको कहलाता है समावेशी विकास, कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रख के किया गया विकास। और तीसरा जो पॉइंट होगा उत्पादन, संवर्धन एवं निवेश, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यक्रम। तो जलवायु को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा जो उत्पादन, संवर्धन और निवेश, कि मतलब उत्पादन संवर्धन माने उत्पादन को बढ़ावा देना और उसमें निवेश करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके देश के अंदर। इसके अलावा निवेश को वित्तीय सहयोग देना, कि जो भारत में इन्वेस्टमेंट होता है, कोई भी नया उद्योग शुरू होना है या जो भी आपका नया काम शुरू होना है, तो उसमें निवेश के लिए सरकार मदद करेगी और प्रोत्साहित करेगी। तो ये सब पॉइंट जो 4 हैं, इनके इर्द गिर्द ही पूरा बजट रहेगा और आगामी 25 सालों में इन चीजों पर फोकस करके और इस बजट को तैयार किया गया है। आगे देखिए, अब पीएम गति शक्ति योजना के तहत सरकार ने 7 जो है वो 7 इंजन कह दें हम, या हम कह दें 7 कारक, इन 7 चीजों को साथ में लेकर और पीएम गति शक्ति योजना जो है उस पर काम किया जाएगा। इन 7 में आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि पीएम गति शक्ति योजना का जो मास्टर प्लान है उसके कौन से 7 कारक होंगे। तो पहला तो है आपका सड़क मार्ग, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, विमानपत्तन जिसको हम लोग पोर्ट भी कह सकते हैं, माल परिवहन, मास ट्रांसपोर्ट्स, और जल परिवहन, वाटरवेज माने जो हमारे देश के अंदर जल मार्ग, नदियों के माध्यम से जल मार्ग होता है, उसको कहते हैं हम लोग वाटरवेज, जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन। इसके अलावा लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो ये सब मिलाकर ये 7 कारक, ये आपके पीएम गति शक्ति योजना के 7 कारक माने जाएंगे। इसके अलावा देखिए आप आगे, जो इन सब के लिए 4 स्थानों पर पीपीपी मॉडल से, पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको हम लोग कहते हैं पीपीपी मॉडल। तो प्राइवेट कंपनियों की सहायता से 4 जगहों पर क्या होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोले जाएंगे। इसका मतलब होता है कि ऐसी जगह, ऐसे पार्क, मतलब ऐसे स्थल जहां पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, और हमें जैसे मान लो कि कहीं दूसरे देशों में माल निर्यात करना है, आयात करना है, तो उन सब की एक जगह व्यवस्था हो जिससे कि आसानी से सारे ट्रांसपोर्ट हो सकें। तो उसके लिए 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना जाएंगे देश में। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो अगला है सड़क निर्माण। तो सड़क निर्माण के लिए सरकार ने इस बार 2000 करोड़ रुपया का धन आवंटित किया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2000 नहीं 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ का धन आवंटित किया है, और इसके लिए टारगेट है कि आगामी वित्त वर्ष में 25,000 किलोमीटर के हाईवे बनाने का लक्ष्य है। और आपको बता दें, पिछले वित्त वर्ष में भारत विश्व में नंबर 1 रहा सड़क बनाने के मामले में, और भारत ने जो प्रतिदिन सड़क बनाने का रिकॉर्ड था उसमें सबको पीछे छोड़ दिया है, और आगे उससे भी ज्यादा अच्छा काम करने का अनुमान है। और आपको पता होगा हमारा जो भारत सरकार का सड़क मंत्रालय है नितिन गडकरी के पास, ठीक है, तो वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो अब आगे भी 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी, 2,000 करोड़ रुपया धन आवंटित किया है। अब हम रेलवे के देखते हैं कि रेलवे में इस बार क्या क्या घोषणाएं हुई हैं। तो रेलवे के लिए 4 चीजों पर फोकस करना है। एक
स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। एक स्थान पे उस रेलवे के जो रेलवे स्टेशन है उस पे उस क्षेत्र में जो प्रोडक्ट है, इंपोर्टेंट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को उस स्थान पर रेलवे स्टेशन पे प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को वहां के बारे में पता चले, उस प्रोडक्ट के बारे में, और साथ में उस चीज की बिक्री भी हो और पर्यटकों को भी उसके बारे में, वहां की विशेषता के बारे में पता चले। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क कवच स्कीम के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। कवच स्कीम मतलब कि अगर मान लो कि कोई ट्रेन आमने सामने आ गई तो उसमें ऐसी मशीनरी, ऐसे सेंसर्स लगाए जाएंगे कि स्वतः ही वो ट्रेनें आपस में टक्कर ना होकर वो पहले ही दोनों बंद हो जाए, अचानक से खुद ही ब्रेक लग जाए कंट्रोल वे में। तो मतलब अगर जो जो हमारा रेल मार्ग है उसको हमने कवच स्कीम के तहत अगर ला दिया तो फिर क्या होगा कि हमारी रेल की जो एक्सीडेंट है वो नहीं होंगे। और इसका भी ट्रायल हाल ही में किया भी गया। खुद रेल मंत्री जो है उन्होंने ट्रेन में बैठकर और इसको परीक्षण किया था। तो ध्यान रखना आप कि अभी शुरुआत में कितना 2000 किलोमीटर, और कौन सी स्कीम है, कवच स्कीम। तो ध्यान रखना कवच स्कीम है और इसके तहत रेलवे 2000 किलोमीटर का नेटवर्क बनाएगी। अगला जो है अगले 3 वर्ष में 400 नए वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन मतलब जो आपके प्राइवेट ट्रेन हैं, तो 400 नए ट्रेन जो है अगले 3 वर्ष में चलाने का लक्ष्य है। तो इसको भी ध्यान रखना आप लोग। और अगला जो है 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स। तो कार्गो टर्मिनल्स माने ऐसे स्थान जहां से रेलवे द्वारा माल परिवहन की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, वहां से सड़क मार्ग द्वारा भी माल, जैसे रेलवे से माल आया और उसको फिर सड़क मार्ग से विभिन्न जगहों पर पहुंचाना। तो ये सब कार्गो टर्मिनल जो है वो 100 बनाने हैं, पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ठीक है। और आपको बता दें ये पहला कार्गो टर्मिनल बन भी चुका है, अभी करंट अफेयर में अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। तो आप ध्यान रखना ये आसनसोल जो रेलवे स्टेशन है ये आपका पड़ता है पूर्वी रेलवे में, पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, पूर्वी रेलवे जोन, कोलकाता में जिसका हेडक्वार्टर है। तो पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है आसनसोल। तो यहाँ पर पहला जो रेलवे गति शक्ति कार्गो टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है आसनसोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे के बाद हम देखते हैं पर्वतमाला। एक स्कीम की गई है बहुत इंपॉर्टेंट, पर्वतमाला स्कीम। इस पर्वतमाला स्कीम के अंतर्गत जिसको हम लोग इसको कहेंगे नेशनल रोपवे एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो हमारे पहाड़ों पर जाने के लिए जो झूले टाइप के तारों में लगाकर और यात्रियों को पहाड़ों पर ऊंचाई पे पहुंचाना, वहां से लाना, तो ये जो कार्य है इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, रोपवे। ये क्या है, रोपवे। तो इन रोपवेज को और बनाया जाएगा जो पहाड़ी इलाके वहां जाने के लिए। तो इसके लिए कौन सी योजना, पर्वतमाला स्कीम। ये गलत लिखा है, स्क्रीन ना करके स्कीम कर लें आप, स्कीम, स्कीम। ठीक है, पर्वतमाला स्कीम। तो नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और इसके लिए 8 नए रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और जिनकी कुल लंबाई होगी 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर लंबाई के 8 नए रोपवे चलाए जाएंगे किस स्कीम के तहत, पर्वतमाला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब समेकित विकास में अगर हम देखें तो उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कृषि को। और कृषि जो है उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार ने 2.37 लाख करोड़ का जो है एमएसपी निर्धारित की है। मतलब कि एमएसपी माने मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर सरकार जो है गेहूं और धान किसानों की खरीदेगी और सरकार गारंटी लेती है कि इससे कम दाम पर आपको अपना जो अनाज है, गेहूं और धान, उसको बेचने की जरूरत नहीं है। मान लो सरकार ने एमएसपी निर्धारित कर दी 2100 कि 2100 रुपया प्रति क्विंटल आपका गेहूं हम खरीदेंगे, इससे कम आप नहीं बेचेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको इतने पे कम से कम खरीदना है। तो ये होती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो उसके लिए गेहूं और धान के लिए 2.37 लाख करोड़ सरकार ने आवंटित किए हैं। अगला
सरकार ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष, या इसको हम कह दें बाजरे का वर्ष, ठीक है, चाहे मोटे अनाजों का वर्ष कह दें चाहे कहें बाजरे का वर्ष, तो इसके रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है और ये यूएन द्वारा मान भी लिया गया है। ध्यान रखना 2030 का जो वर्ष है वो कौन सा है, मोटे अनाजों का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष या फिर बाजरे का वर्ष। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती की जाएगी। यहाँ पर कोई भी केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जिससे कि नदी और मिट्टी इन सबको प्रदूषित होने से बचाया जा सके। अगला जो है किसान ड्रोन, मतलब खेती में नवाचार शुरू करने के लिए किसान को ड्रोन के माध्यम से अपने खेत की जो फसल में जो रोग हैं या जो प्रॉब्लम है उन सबको देखने के लिए किसान ड्रोन की सुविधा दी जाएगी, शुरू की जाएगी। नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग मतलब प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। लैंड डिजिटलाइजेशन, जो भूमि है उसको डिजिटल तरीके से उसका ब्यौरा रखा जाएगा। अभी तक हम लोगों को खाता, खसरा, खतौनी इन सब में देखना पड़ता है, लेकिन अब इसका डिजिटल पूरा ब्यौरा तैयार होगा, तो ये है। इसके अलावा जो नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो जो नाबार्ड बैंक है एग्रीकल्चर के लिए स्टार्टअप फाइनेंसिंग करेगा। ये मतलब कि किसानों के लिए, जो किसान, स्टार्टअप मतलब क्या होता है, नवाचार, कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, खेती किसानी में नए प्रयोग करना चाहते हैं, तो उनको पैसे मुहैया कराएगा, ठीक है, तो स्टार्टअप की फाइनेंसिंग शुरू करेगा। इसके अलावा अगली जो योजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो किसान है बुंदेलखंड के, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता था, सूखा पड़ता था, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत बाढ़ आती थी। तो केन नदी के क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना थी और बेतवा नदी के क्षेत्रों में सूखा रहता था, खासतौर पर बुंदेलखंड में। तो इन दोनों नदियों को जोड़कर तो एक योजना तैयार की जाएगी, केन बेतवा लिंक परियोजना, और इसके लिए सरकार ने 1400 करोड़ की राशि निर्धारित की है इस बार, ठीक है, इस बार 1400 करोड़ का धन आवंटित किया है। इसका जो कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी, 44,605 करोड़। ये ध्यान रखना, कुल लागत इसकी कितनी आएगी, 44,605 करोड़। लेकिन इस बार इस वित्त वर्ष में कितना धन खर्च किया जाएगा इस पर, 1400 करोड़, ठीक है। और ये केन और बेतवा दोनों ही आपकी जो नदी है, वो जैसे केन है तो केन भी आपकी यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा भी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। तो ध्यान रखना, केन नदी जो है आपकी ये विंध्य पर्वतों से निकलती है, ठीक है, विंध्य पर्वत से, मध्य प्रदेश से, और ये आकर मिल जाती है कहां पर, यमुना में मिल जाती है, ये बांदा में। तो इसमें पानी बहुत ज्यादा आ जाता है बरसात के दिनों में, तो इसका पानी बेतवा में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बेतवा जो है वो सूखा पड़ता है, यहाँ पर कमी रहती है पानी की। और बेतवा नदी जो है वो रायसेन जिले से निकलती है, रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का भोपाल के पास में जिला है, तो वहां से निकलती है ये। अच्छा, बेतवा को जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा, तो मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं इसको। तो ये बेतवा जो नदी है वो रायसेन से निकलती है, और ये ये जो बेतवा नदी है ये यमुना नदी में कहाँ मिलती है, हमीरपुर के पास, ठीक है, हमीरपुर के पास ये बेतवा में, वो यमुना में मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि केन और बेतवा ये दोनों हैं, और इससे सबसे ज्यादा लाभ होगा किसको, बुंदेलखंड क्षेत्र को। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि जो है इससे सिंचित होगी। ध्यान रखना आप लोग, 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई का ये बहुत लाभ पहुंचाएगी। अगला देखें आप, एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने इस बार क्या क्या शुरू किया है, तो एमएसएमई मतलब तो एमएसएमई जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो ये जो है ये
किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और इसकी सरकार ने अभी सीमा भी बढ़ा दी है। पहले जो होते थे वो इनकी सीमा कम थी। जैसे मान लो कि सूक्ष्म उद्योग है तो 1 करोड़ से कम जो कम लागत के जो होते हैं उनको कहते थे सूक्ष्म। इसकी संख्या अब बढ़ा दी गई है। इसको हम किसी और दिन, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसके बारे में हम किसी और दिन बताएंगे क्या होता है ये सूक्ष्म, क्या होता है लघु, क्या होता है मध्यम। ठीक है, तो करंट अफेयर के टॉपिकों में हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आप आगे देखें तो एमएसएमई के लिए एक रैंप प्रोग्राम चलाया गया है। रैंप प्रोग्राम का मतलब होता है राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। माने एमएसएमई के परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए रैंप प्रोग्राम चला है। तो एमएसएमई को राइज करेंगे माने ऊपर उठाएंगे, बढ़ावा देंगे, और एक्सेलरेट करेंगे, आगे बढ़ाने का। तो इसके लिए 6,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। ध्यान रखना, ये रैंप प्रोग्राम किसके लिए चलाया गया है? एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो है ये आपको बता दें कि जो आपका एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के लिए सरकार ने कोरोना के दौरान एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम है ECLGS। इसको आप शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये इसका मतलब ये समझ लें आप कि चूंकि एमएसएमई सब बंद पड़े थे, कोई काम चल नहीं रहा था, सब मार्केट बंद थे, सब लोग घरों के अंदर पैक थे, तो इस वजह से एमएसएमई को बहुत नुकसान था। बहुत से एमएसएमई बंद होने की संभावना थी। तो सरकार ने क्या कहा कि बैंकों से एक प्रकार से डील कर ली कि इन एमएसएमई की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर मान लो कि ये ठप हो गए या दिवालिया हो गई, बंद हो गई, तो आपका जो पैसा है जो बैंक कर्ज देगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा था? सरकार। तो इस स्कीम को अब 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है 2023 तक के लिए। तो ध्यान रखना आप कि जो ECLGS स्कीम थी, इसका फुल फॉर्म होता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। मतलब सरकार गारंटी लेगी कि बैंकों, इन एमएसएमई की, कि बैंकों से कहेगी कि आप इनको पैसे दे दो एमएसएमई को। अगर कोई मान लो कि ये पैसा नहीं चुका पाते हैं या दिवालिया हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की। तो हिंदी में इसको कहेंगे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। ठीक है, तो इसको मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। पहले 22 तक का था ये स्कीम, अब बढ़ा दिया गया है इसको। अगला है ड्रोन शक्ति। तो ड्रोन शक्ति जो कार्यक्रम है वो ड्रोन निर्माण के लिए शुरू किया जाएगा। भारत में ड्रोन को निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है द्रामास, DRAMAS। तो इसका फुल फॉर्म होता है ड्रोन एज अ सर्विस। तो ड्रोन को एक सेवा क्षेत्र में लाने के लिए ये ड्रम्स नाम से कार्यक्रम चलाएगा। ड्रा माने ड्रोन, ड्रोन एज अ सर्विस। ठीक है, ड्रास, ये यहां पर गलत लिख गया है, ये एम नहीं होना चाहिए यहां पर। ठीक है, ड्रास, ड्रोन एज शक्ति, ड्रास प्रोग्राम। आगे देखते हैं शिक्षा क्षेत्र के लिए। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए PM ई विद्या के तहत एक पहले से कार्यक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री ई विद्या। तो इसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल का विस्तार करके, और अभी इसमें 12 चैनल थे तो इसको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 200 चैनल तक। ठीक है, अगला है जो क्षेत्रीय भाषा में पूरक शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों को शिक्षा दी जाएगी हर प्रकार से, तो उसको भी ध्यान दिया जाएगा। अगला डिजिटल यूनिवर्सिटी का गठन का प्रस्ताव है, और संभवतः ये केरल राज्य में बनेगी। ठीक है, केरल राज्य में बनना है इसको। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी ध्यान रखना आप, इसका भी प्रस्ताव है। और ई विषय वस्तु लॉन्च की जाएगी ऑनलाइन माध्यम से, जिससे कि विद्यार्थी पढ़ सकें। तो ई विषय वस्तु और डिजिटल टीचर द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखें अब आप स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या सरकार ने प्रमुख घोषणाएं की हैं। तो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसके तहत 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। मानसिक जो रोगी होते हैं, आपको ने देखा होगा पिछले कई दिनों में बहुत से युवा जो हैं और वो मानसिक बीमारियों से, टेंशन, स्ट्रेस, इन सब से ग्रस्त रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए इनके इलाज के लिए या इनको सही करने के लिए सरकार ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत कितने? 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा या मुख्य वो होगा निमास। निमास कहां पर है? ये है आपका
बेंगलोर में। तो बेंगलोर में जो निमास है वो इसका नोडल सेंटर होगा। अगला आप कुछ टैक्सेशन के बारे में देख लेंगे। जो टैक्स है इसमें सबसे पहले आपको बता दें कि जो आयकर है, आयकर में सरकार ने इस बार कोई बदलाव नहीं किया है। जो पुरानी हमारे आयकर के स्लैब्स थी हमारी, उन्हीं को इस बार भी रखा गया है, कोई बदलाव नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी भारत में आयकर कितने तक छूट है? तो 5 लाख तक की आय पर, जो वार्षिक आय 5 लाख तक की है, उस पर 0 टैक्स लगेगा, मतलब निल है, उस पर टैक्स नहीं है। अगर 5 से 7.5 लाख प्रतिवर्ष है तो 10%, 7.5 से 10 लाख प्रतिवर्ष 15% टैक्स, 10 से 12.5 तो 20%, 12.5 से 15 लाख 25%, और 15 लाख से अधिक अगर आपकी वार्षिक आय है तो आपको फिर कुल आय का 30% टैक्स देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर। तो निगम कर को 18 से घटाकर कितना कर दिया है? 15% कर दिया है, ध्यान रखना। और इस पर जो सरचार्ज लगता था उसको भी 12% से घटाकर कितना कर दिया है? 7%। तो जो आपका कॉरपोरेशन टैक्स है वो 15% कर दिया है निगम कर को, और इस पर जो सरचार्ज है वो 12% से घटाकर 7% कर दिया है। डायमंड मतलब हीरा और जेम्स रत्न, तो हीरा और जो रत्न है आपके महंगे रत्न, उन पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको घटाकर कितना कर दिया है? 5%। ठीक है, कस्टम ड्यूटी माने सीमा शुल्क, जो आयात होता है तो उस पर सीमा शुल्क लगता है, तो इसको भी 5% कर दिया है। सहकारी समितियों का न्यूनतम वैकल्पिक कर, जिसको हम लोग मेट बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, न्यूनतम वैकल्पिक कर, तो इसको भी 18.5% से घटाकर कितना कर दिया है? 15। तो निगम कर भी 18 से 15, और जो सहकारी समितियों पर जो मेट लगता था न्यूनतम वैकल्पिक कर, वो भी 18.5 से 15 कर दिया गया है। इसके अलावा गैर मिश्रित ईंधन, आपको पता होगा कि सरकार हमारी जो है वो तेल आयात करती है दूसरे देशों से। हम एक तेल कंज्यूमर कंट्री है, बहुत बड़ी मात्रा में हमें तेल खरीदना होता है, बहुत पैसा उसके लिए हम लोगों को खर्च करना होता है। तो सरकार योजना चल रही है कि हम लोग अपने जो ईंधन है उसमें एथेनॉल मिलाएंगे, जिससे कि हम ईंधन की कुछ बचत कर सकें। तो अगर जो कंपनी ईंधन में एथेनॉल नहीं मिलाती है तो उसको क्या होगा कि अगर गैर मिश्रित ईंधन होगा तो उस पर 1 अक्टूबर से 2 रुपया प्रति लीटर, ये कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा गलत लिख गया है, तो 2 रुपया होना चाहिए यहाँ पर। तो 1 अक्टूबर से 2 रुपया प्रति लीटर, ठीक है, 2 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर गैर मिश्रित ईंधन होगा, एथेनॉल वगैरह इसमें नहीं मिला होगा, तो 2 रुपया एक्स्ट्रा आपको उत्पाद शुल्क देना होगा। इससे कंपनियां क्या करेंगी कि एथेनॉल मिलाने का प्रयास करेंगी। एथेनॉल आपको पता है ये गन्ने से या अन्य पौधों से तैयार किया जाता है, और ये वैकल्पिक रूप से ईंधन का काम करता है एक प्रकार से। ठीक है, और तेल का खेल बहुत भारत को बहुत जरूरत है इसमें आत्मनिर्भर बनने की, कम से कम तेल आयात करने की, तो इस वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। आगे देखते हैं आप, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम के तहत अभी क्या था कि केंद्र सरकार तो जो है वो कर्मचारियों को टैक्स राहत सीमा कितनी देती थी? 14%, लेकिन राज्य सरकार 10 देती थी। तो केंद्र सरकार ने अब कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी जो न्यू पेंशन स्कीम होगी उसके तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को, राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो टैक्स राहत सीमा है वो 10 से बढ़ाकर कितना कर देगी? 14। केंद्र सरकार की पहले से 14 थी, अब राज्य सरकार की भी आदेश दिया गया है कि आपको भी कितना करना है? 14%। चलिए आगे देखते हैं। व्यापार की सुगमता के लिए लगभग 1486 कानूनों को खत्म कर दिया है। फालतू के बहुत से कानून थे, लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो फालतू के छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज के लिए आपको कानून फॉलो करने होते, तो ये फालतू के कानून हटा दिए गए हैं। ठीक है, और जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स माने वो वस्तुएं जो आपकी मशीनरी जिनसे बनाई जाती है, कोई मशीनरी आना है या कोई उनसे उत्पाद होना है, तो उन पर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी, आयात शुल्क, तो उस पर जो छूट है उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो है 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। अभी पहले थी जो
जो आपके कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स माने ऐसी वस्तुएं जो कि आगे चल के निर्माण के लिए काम होगी। जैसे कोई मशीनरी खरीदनी है कोई कंपनी को, तो वो मशीन अगर मंगाएगी बाहर से तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी पर छूट थी, लेकिन अब उस छूट को खत्म कर दिया गया है, 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। आगे ऐसे देखो डिजिटल असेट्स, डिजिटल असेट्स माने कोई भी आपका वर्चुअल मनी है ऑनलाइन, तो उसका अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 30% का टैक्स लिया जाएगा। और इसी दायरे में आपकी क्रिप्टो करेंसी भी आएगी, जो कि बहुत चर्चा में रही, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल असेट्स या उसी को हम कह दें क्रिप्टो करेंसी, तो उसके जो ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर, उस पर कितना % टैक्स देना होगा सरकार को? तो 30% सरकार टैक्स लेगी, ठीक है। और 1% टीडीएस अलग से, ये ओ नहीं है डी है, टीडीएस, तो 1% टीडीएस भी देना होगा। और साथ में ये ध्यान रखना कितने %? 30% इसमें आपको टैक्स देना होगा, ठीक है। चलिए, और आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अपना खुद की डिजिटल करेंसी बनाएगी, ठीक है। रिजर्व बैंक अपनी जो है खुद की डिजिटल करेंसी बनाएगी, जिसको हम लोग सीबीडीसी कह सकते, ठीक है। सीबीडीसी का मतलब क्या होगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये सेंट्रल बैंक खुद अपनी बनाएगी, जिसका नाम क्या रखा जाएगा? डिजिटल रुपी, ठीक है। तो डिजिटल रुपी नाम से आरबीआई अपना खुद का एक डिजिटल जो मुद्रा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मुद्रा, उसको बनाएगा। आपको एक प्रश्न बताना है कि विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी कौन थी? तो पहली क्रिप्टो करेंसी थी बिटकॉइन, बिटकॉइन, ठीक है। और इसको बनाया किसने था? तो जापान के एक व्यक्ति हैं, जापान के व्यक्ति जिनका नाम है सातोशी नाकामोटा, सातोशी नाकामोटा। अजीब सा नाम है, लेकिन वहां पे ऐसे ही नाम होते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते, तो ध्यान देना आप, सातोशी नाकामोटा ने, ठीक है। और अभी फेसबुक ने भी अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च की थी, फेसबुक ने, जिसका नाम क्या था? फेसबुक की डिजिटल मुद्रा जो है उसका नाम क्या था? तो लिब्रा नाम रखा था उसने, लिब्रा, लेकिन अब नाम बदल के उसने कर दिया है लिब्रा से डाइम, डाइम, तो डाइम कर दिया है, ध्यान रखना आप। फेसबुक की मुद्रा है ये डिजिटल मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीआईएल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये जो पीआईएल स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये ब्रैकेट में लिख दिया है हमने, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीआईएल। तो ये जो है इसके तहत 14 सेक्टरों में इसको लागू किया जाएगा। और प्रोडक्शन लिंक्ड मतलब प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो इंसेंटिव देगी, इंसेंटिव माने कुछ छूटें देगी और कुछ सहयोग देगी, जिससे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद हो सके। तो ये 14 सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस वजह से देश में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी भारत में शुरू की जाएगी, तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है कि 2022-23 तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए कितने रुपए धन आवंटित किया गया है? 48,000 करोड़। तो 2022-23 के दौरान गांव और शहरों में पीएम आवास योजना के तहत कितने लाख घर? 80 लाख घरों को बनाने के लिए कितना धन आवंटित किया है? 48,000 करोड़। और सरकार का ऐसा मानना है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे 2047 में, तो भारत की 50% मतलब आधी आबादी जो है, 50% आबादी वो शहरी हो जाएगी, ठीक है, शहरों में रहेगी। इसके बाद अगर देखिए रक्षा के क्षेत्र में, तो रक्षा के क्षेत्र में जो है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या होगा कि जितना भी हमारा पूंजीगत खरीद है, हम जितने बाहर से हथियार खरीदते थे, आपको पता है भारत नंबर 1 या नंबर 2 पर रहता है हमेशा हथियारों की खरीद में।
तो इस वजह से अब हम लोग क्या करेंगे, बाहर से खरीदारी पर डिपेंड कम रहेंगे और जितना भी पूंजीगत खरीद का हमारा बजट होगा रक्षा के लिए, उसका 68% जो है वो हम घरेलू कंपनियों से खरीदेंगे, घर में ही अपने भारत में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आप। और जो हमारा कुल रक्षा बजट है, डिफेंस का इतना डिफेंस बजट है, उसका 25% हम क्या पे खर्च करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे। बहुत जरूरी है, हम कब तक दूसरे देशों से खरीदते रहेंगे, हमें खुद रिसर्च और डेवलपमेंट करके नए नए हथियार खुद ही बनाने होंगे, नेक्स्ट जनरेशन के हथियार। तो उसके लिए रिसर्च और रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, उस पर जोर दिया जाएगा। अगला है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में ध्यान रखना दो चीजें, 100% पोस्ट ऑफिस, भारत में लगभग अभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, तो उन पूरे 100% पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का तो अब तो कोई काम नहीं है, चिट्ठी कोई आती जाती है नहीं। तो क्या किया सरकार ने कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा मैनेजमेंट है, तो उसको क्यों ना हम बैंक में तब्दील कर दें। वैसे भी बैंकों की कमी है भारत में, तो लोगों को सुविधा होगी और पूरा सिस्टम बना हुआ है पहले से ही। तो जो हमारे वो पोस्ट ऑफिस हैं, तो 100% सभी पोस्ट ऑफिसों को, लगभग 1.5 लाख हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम में बदल दिया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। और 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। ठीक है, 75 जिलों में तो बैंकिंग यूनिट खोले जाएंगे 75 जिलों में, ये भी ध्यान रखना। तो ये बैंकिंग सेक्टर में है। अगला है ई पासपोर्ट। तो सरकार ने घोषणा की है कि सरकार अब ई पासपोर्ट जारी करेगी 2022-23 से, और इसमें RFID जो है, इसके तहत ये माइक्रोचिप लगाई जाएगी। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि इसमें जो चिप लगाई जाएगी एक, उसके माध्यम से आपको आपके सारा जितना भी आपका डाटा है, आपके दस्तावेज हैं, सब उसी जो चिप होगी उसी में सब चीज़ें स्टोर होंगी। अगर कहीं पे आप जाते हैं तो आपको उस चिप के माध्यम से स्कैन करके आपका पूरा डाटा उसमें से निकाल लिया जाएगा, आपको अलग अलग से डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से RFID जो है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये एक चिप लगाई जाएगी इसमें। ठीक है, तो बायोमेट्रिक चिप होगी ये, तो उसके हिसाब से ये आपका बहुत प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अगला देखें अब आप, AVGC अपॉर्चुनिटीज टास्क फोर्स। मतलब AVGC का मतलब होता है, AVGC के लिए अलग से टास्क फोर्स बनाई जाएगी कि जो AVGC, ए मतलब एनिमेशन, भारत में एनिमेशन बहुत कम होते हैं, हम लोग विदेशों की नकल करते हैं या दूसरे, देखा आपने बॉलीवुड, जो हॉलीवुड है वहाँ पे एनिमेशन का बहुत प्रयोग किया जाता है, फिल्मों में, टेलीविजन में, सिनेमा में। और विजुअल इफेक्ट्स, V से विजुअल इफेक्ट्स, G से गेमिंग। भारत में कोई बड़ा गेम आपने सुना होगा कभी नहीं बना है, बाहर से जैसे PUBG या जो भी गेम है, ब्लू वेल्स, ऐसे बहुत से गेम आए हैं, सब विदेशी गेम है। और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है गेम का, बहुत अर्निंग होती है यहाँ से। भारत इस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं देता था, तो अब इन चीज़ों पे ध्यान देगा। तो G से गेमिंग और C से कॉमिक। तो ध्यान रखना आप, AVGC एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक, इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया है, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स। इसको प्रमोशन करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। अगला है सनराइज अपॉर्चुनिटीज, ऐसे क्षेत्र जिनकी भविष्य में बढ़ने की बहुत संभावना है और अभी उन पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो उनको हम लोग कहते हैं सनराइज अपॉर्चुनिटीज। तो इस पर R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया जाएगा, जिसके लिए आपको हम कुछ उदाहरण बता दें। जैसे आप कहेंगे कि सनराइज सेक्टर क्या है, तो इसके कुछ उदाहरण है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनों में उनमें खुद का जो है वो एक समझ पैदा करना, और उनमें एक प्रकार से रोबोट आप समझ सकते हैं। तो रोबोट या हम लोग कहते हैं मशीनों में समझ, उसको हम लोग कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके क्षेत्र में काम किया जाएगा, ये भी आपका सनराइज अपॉर्चुनिटी है। जियो स्पेशल सिस्टम, आपने देखा होगा अब लोग अंतरिक्ष में सैर करने जाने लगे हैं, बहुत सी कंपनियां इसको एक व्यवसाय के रूप में देख रही हैं, और बहुत से प्राइवेट सेक्टर्स अपनी खुद की उपग्रह लॉन्च करते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, जियो स्पेशल सिस्टम्स के तहत। तो ये भी आपकी सनराइज अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ड्रोन निर्माण, सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण, डेटा सेंटर बनाना, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये सब क्या है, सनराइज अपॉर्चुनिटी। तो इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट पर सरकार को अब जोर देना है, तो ये सरकार ने ऐसी घोषणा की है। आगे देखते हैं, गिफ्ट सिटी। तो कुछ सिटीज बनाई जाएंगी प्रमुख, जहां पे भारत सरकार की उच्च दर्जे की सब चीजें हों,
तो गिफ्ट सिटी बन रही है गांधीनगर में, ठीक है। और ये विश्व स्तरीय यहाँ पर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना की। आर्बिट्रेशन सेंटर माने कि अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, कोई भी उनके मध्य विवाद होता है तो वो सुलझाने के लिए कोई एक स्थान हो या कोई एक जगह हो तो उसको बोलते हैं। तो ये भी यहाँ बनाया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर में देखो, सरकार ने कहा है कि 2022 में आपको 5G जो स्पेक्ट्रम है उसकी नीलामी को पूरा कर लिया जाएगा और आपको 2023 तक 5G सेवा उपलब्ध कराने का सरकार का योजना है। और 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। आगे देखते हैं, पीएम आवास योजना। तो इसको आप देखना, पीएम आवास योजना के तहत, सॉरी, पीएम डिवाइन योजना, एक योजना चलाई है सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पीएम डिवाइन योजना, पीएम डिवाइन योजना का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूर्वोत्तर के विकास के लिए योजना चल रही है जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीएम डिवाइन योजना। तो उत्तर पूर्व का जो संगठन है उत्तर पूर्व के विकास के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, तो उसके सहयोग से उत्तर पूर्व के विकास के लिए ये पीएम डिवाइन योजना शुरू की जाएगी और इसके लिए 1500 करोड़ रुपया की धनराशि आवंटित की है पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए। इसके अलावा देखें आप तो जो सौर ऊर्जा का क्षेत्र है, सरकार का टारगेट है कि 2030 तक भारत 280 गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादित करेगा। इसके लिए सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? 19,500 करोड़ रुपया। तो ये लक्ष्य है, तो ये भी ध्यान रखना आप। आगे देखते हैं, अगला जो प्रोग्राम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। तो जीवंत ग्राम, इसके तहत बॉर्डर एरिया के गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। जो बॉर्डर हमारा है उसके पास जो गांव है वहां पर जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका विकास किया जाएगा जिससे कि गांव वाले को वहां पर सुविधा हो और गांव से लोग पलायन ना करें। इसका लाभ ये होगा कि जो गांव में अगर सड़क होगी, अच्छी पानी की व्यवस्था होगी, तो गांव वाले वहां रहेंगे और गांव के लोग वहां पर रहेंगे तो सबसे बड़ा लाभ होगा हमारे सैनिकों को, क्योंकि सैनिकों को ऐसे एरिया में रहने में आसानी होती है, सुविधा होती है जहां पर लोग रह रहे हों। और साथ में जो अगर बॉर्डर से कोई घुसपैठ होती है तो जो गांव वाले हैं वो सैनिक का सहयोग करते हैं, उनके आंख और कान बन जाते हैं, एक प्रकार से उनको मतलब सूचनाएं दे देते हैं। तो एक प्रकार से इन गांव में विकास करना हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रोग्राम चलाया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में चीन ने अपने बॉर्डर के पास में बहुत सी नए नए गांव बसाए हैं और जो गांव पहले से थे वहां पर बहुत सी बेसिक सुविधाएं और बेसिक क्या कुछ एडवांस सुविधाएं ही वहां पर शुरू की हैं। तो उसके रिस्पांस में भारत ने भी यहाँ पर अपने सीमावर्ती गांव के लिए ये कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, चलिए। और अगला जो स्कीम है हर घर नल से जल, तो इसके तहत 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं और प्रत्येक घर में पाइपलाइन के माध्यम से, नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का ये टारगेट है और 60,000 करोड़ रुपया इसमें खर्च किए जाएंगे इस बार। इसके अलावा 2 लाख जो हमारी आंगनवाड़ी हैं गांव देश में, उनमें उनको अपग्रेड किया जाएगा, उनको सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में तैयार किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। और ये 3 योजनाएं हैं, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0, इसके द्वारा महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, और इनको बढ़ाने के लिए बहुत से ये कार्यक्रम, इन योजनाओं के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे हम जब योजनाओं का टॉपिक अलग से लाया जाएगा, यहाँ बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो आप समझ लें कि ये मिशन शक्ति, मिशन वात्सल और पोषण 2.0 ये महिलाओं को और जो छोटे बच्चे होते हैं उन सबको सशक्त बनाने के लिए ये कार्यक्रम है। अगला जो है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या है कि जो इन्फ्लेशन मतलब सीधा आप समझ सकते हैं महंगाई। तो जो इन्फ्लेशन है महंगाई है, ठीक है, तो वो जो फुटकर महंगाई है रिटेल वो 5.2% रही, जबकि जो होलसेल है उसको 12.5% जो है उसको इतना आंका गया है। तो आप ध्यान रखना। बस यहाँ पर जितने भी बजट से प्रमुख पॉइंट हो सकते थे मैंने सभी को यहाँ कवर करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बजट से कोई प्रश्न आए तो यहाँ से आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है।
चाहे वो 2022-23 के बजट से हो, करंट अफेयर का हो, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके का हो, जीएस का, वो भी मैंने आपको कवर करवाया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, और जहां आपको लग रहा हो कि मैंने जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दिया, तो आप वहां पर वीडियो को पॉज करके और उसको अच्छे से सुन सकते हैं, नोट्स भी बनाए अपने। और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि मुझे एक वीडियो में ही पूरा कंप्लीट आपको एक वीडियो बजट का कंप्लीट वीडियो देना था। बाकी इन चीज़ों के बारे में अगर करंट अफेयर में जहाँ जहाँ भी प्रश्न आएंगे तो हम उसकी विस्तृत चर्चा किया करेंगे। और आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिले और मैं बहुत अच्छे अच्छे जीएस के और विभिन्न टॉपिकों पर वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।